हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिससे इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप देखिए, अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर क्वेश्चन उसका देखे होंगे तो उसमें पता चला होगा मेंसुरेशन में बिल्कुल आयत, वर्ग और समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज को मिला करके बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए फार्मूला तो सबको याद होता है, लेकिन बेसिक चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो मेरा काम है आपको बिल्कुल बेसिक से बताए जो नंबर सिस्टम आखिर में शुरू होता कहाँ से है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कि किसी संख्या को लिखने और पढ़ने के लिए हम कितने तरीकों से लिखते और पढ़ते हैं। तो हम जो है किसी भी संख्या को 3 तरीके से लिखते और पढ़ते हैं। पहला, भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरा रोमन प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली में कैसे पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में कैसे पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, इसी तरीके से हम पढ़ते हैं। अब रोमन प्रणाली में कुछ संकेतों के आधार पर हम अंक को समझते हैं। जैसे अगर कहीं पर भी लिखा हुआ रहता है तो हम समझते हैं 5 है। अगर कहीं पर x लिखा रहता है तो हम समझते हैं 10 है। कहीं पर l लिखा रहता है तो उसको समझते हैं 50। कहीं पे c लिखा रहता है तो उसको समझते हैं हम 100। d लिखा रहेगा 500। m लिखा रहता है 1000। इस तरीके से हम संकेत के आधार पर उस अंक को समझते हैं। तो इस सब में सबका आधार आखिर में है क्या? आखिर में हम जो कोई संख्या लिखते हैं उसका मूल आधार क्या है? तो मूल आधार जो है 0 से लेकर के 9 तक जो अंक होते हैं उसी को हम गणित का मूल आधार कहते हैं। अगर ये मूल आधार नहीं रहेगा तो आप कोई भी संख्या नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला अंक को समझते हैं। अंक जो होता है, अंक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको जो है ये 10 संकेत है, इसी को अंक बोलते हैं। अगर आप बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो बस इसी के आधार पे आप लिख सकते हैं। इसमें आपने देखा कि सभी एक सिंगल डिजिट में है, यानी जो सिंगल अंक में लिखा रहता है उसी को हम अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। इसमें जीरो का खोज हमारे देश भारत में हुआ था और महान गणितज्ञ जो थे और खगोल शास्त्री भी थे, आर्यभट्ट ने खोज किया था। यानी इससे पहले भी आप कहेंगे, इससे पहले भी 0 का प्रयोग होता था संख्या में, लेकिन मेन रूप से जो डिफाइंड किए थे आर्यभट्ट साहब ने उनको डिफाइंड किया था। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को हम अंक कहते हैं। अब अंक के सहायता से हम किसी भी संख्या का निर्माण करते हैं। अगर आपको संख्या लिखना होगा, जैसे देखिए यहाँ पे 0,5 है, कुछ छोटी छोटी बातों को समझिए। 0,5 लिखा हुआ है तो ये सिंगल अंक लिखा हुआ है, यानी 5 है, ये 5 लिखा हुआ। लेकिन अगर किसी भी अंक के दाहिनी ओर अगर 0 आ जाएगा तो उसका मान 50 हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किसी भी अंक के पहले अगर 0 लिखा होगा तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन किसी भी अंक के दाहिनी ओर अगर 0 होगा तो उस संख्या का मान 10 गुना, जो भी संख्या उसका 10 गुना बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर।
आपसे कोई पूछेगा डिफिनेशन नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये अनंत तक चलता जाएगा। इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहीं कहीं पे इसका नाम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो वो जो प्राप्त समूह होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4, इस तरीके से ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इसके समूह में, इसमें अगर हम 0 को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है, बन सकता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन कोई भी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है इसमें आ सकता है लेकिन ये वाला उसमें नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, इसमें ये समा सकता है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन कोई पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है, पहले हम समझते हैं इसका डिफिनेशन। पूर्णांक होता है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। इसका ग्रुप जो होगा माइनस इनफाइनाइट से कॉमा -2 कॉमा -1, उसके बाद यहाँ पे 0, उसके बाद इधर 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत तक ये चलता जाएगा। इसमें 0 को उदासीन कहते हैं। उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो प्लस होगा ना ही माइनस होगा, इसको उदासीन कहते हैं। इधर प्लस में और 0 से पहले माइनस में। सवाल कैसे बनेगा? तो सवाल आपसे पूछा जाएगा पूर्णांक में सबसे बड़ा पूर्णांक पूछेगा तो आप कहेंगे धनात्मक में तो अनंत होगा, सबसे छोटा पूर्णांक ऋणात्मक में तो वो अनंत होगा। पूर्णांक कहेगा आपसे 0 कैसा पूर्णांक है, ऑप्शन दे देगा धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन और नन दे देगा, तो आप कहेंगे उदासीन है। उसके बाद पूछेगा आपसे कि ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, तो इस सभी में सबसे बड़ा पूर्णांक -1 है, और धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो 1 है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। p और q पूर्णांक होना चाहिए, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। यानी कि इसका अगर आपको बताया जाए तो ये जितना भी है, ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 0 इधर 1 से लेकर के ये सभी ग्रुप इसमें होगा प्लस अनंत तक, और जो भी यानी कि आपको 1/2 5/6 9/11 17/15 ये सभी जो देख रहे हैं ग्रुप का कलेक्शन जो है यह परिमेय संख्या का है। जितने भी, अब यहां से देखिए सवाल पूछा क्या जा सकता है, क्या सभी पूर्णांक रैशनल नंबर है, तो हाँ होगा। आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि सभी पूर्णांक
क्या परमेय संख्या हो सकते हैं? तो हाँ होंगे। ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है और इस सबसे छोटा है ये, इससे भी छोटा अंक है। लेकिन यहाँ पर ये सब इसमें समा सकता है। देखिए इसमें जो है रेशनल नंबर में ये भी आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा और प्राकृतिक संख्या, क्योंकि इसमें माइनस प्लस सब आ गया। तो पूर्णांक जब इसमें आ सकता है, यानी सभी पूर्णांक परमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम मिटाते हैं। अब हम आते हैं अपरमेय संख्या पर। अपरमेय संख्या क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। अपरिमेय संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इसका डिफिनेशन क्या है? वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो सभी क्या कहलाएंगे? अपरमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल आपको हम देते हैं √2, √3, √5 बटा √2। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? तो अपरमेय संख्या के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, यहाँ पर ये परिमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या दोनों को मिला करके हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर आपको हम एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं। इस बड़े को एक सर्किल बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस बड़े सर्किल को बोलते हैं वास्तविक संख्या। यहाँ पर समझिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वास्तविक संख्या, इसके अंदर में यहाँ पर दो बना देते हैं, दो गोला, दो सर्किल, इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे अपरमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या है? तो इस बड़े वाले अंदर में ये छोटका छोटका सर्किल है, तो ये होगा, ये दोनों होगा वास्तविक संख्या, ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक संख्या का परिवार बड़ा है। इसके बाद इसको अब तो यहाँ तो आगे बढ़ेगा नहीं, इसको यहीं तक छोड़ देंगे। अब इसको जो है इसके अंदर में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक, यहाँ पर सवाल बनेगा क्या सभी पूर्णांक परमेय संख्या होंगे? तो हाँ होंगे। इसके बाद आता है इसके अंदर में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होंगे, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे। इसके बाद आता है प्राकृत संख्या। आप देख रहे होंगे कि घर, जो घर में रूम होता है, न कि रूम में घर होता है, तो यहाँ पर सबसे छोटा जो है ये इसमें आ सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या इसमें समा सकता है क्या? नहीं ना, इसलिए हम कहेंगे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं है, इसको मिटाते हैं। अब हम अगले कंसेप्ट की ओर आते हैं। इसके बाद आपको हम पढ़ाने वाले हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसका एक और नाम है रूढ़ संख्या।
इसलिए दोनों नाम आप याद रखेंगे। इंग्लिश में बस एक ही नाम है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है? एक से बड़ी वह संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, एक और स्वयं, यानी एक से बड़ा, एक अभाज्य नहीं है, एक से बड़ा। तो यहाँ पर एक से बड़ा 2, 3, 5, 7, इस तरीके से 100 तक हम याद रखते हैं। 100 तक में कितना क्या होगा आज सारा चीज समझाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या होगा? तो आप कहेंगे 25 होगा। 1 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या है? तो 15। 50 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होगा? तो 10। ये आपका अभाज्य संख्या, इतना आपको याद होना ही चाहिए। इसी में आप एक बात याद रखेंगे, त्रिअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये क्या होता है त्रिअभाज्य संख्या? तो वैसा 3 अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसमें 2 का डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं त्रिअभाज्य संख्या। कौन कौन होगा? तो 3, 5 और 7। ये दुनिया में केवल एक ही ऐसा पेयर है, यानी 3 नंबर का पेयर है जिसका डिफरेंस 2 है। आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 2 का। इसको हम बोलते हैं त्रिअभाज्य संख्या। ये बात क्लियर है? इसके बाद इसी से रिलेटेड है सहअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या होता है? तो को प्राइम नंबर को आप, इसका डिफिनेशन होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 होगा उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए 4 और 5, इसका HCF जो होगा, HCF 1 होता है, यह सहअभाज्य संख्या है। 6, 8, 7, ये इसका HCF जो होगा 1 होगा, यह सहअभाज्य संख्या है। ये 2 का, ये नहीं, तीनों का HCF निकालना है, तीनों को चेक करना है, आखिर में तीनों नंबर का HCF 1 आना चाहिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए 6, 8 और 10, क्या ये सहअभाज्य संख्या होगा? तो इसका हम पहले HCF चेक करेंगे, कितना आता है? 2। तो हम कहेंगे यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी कि इसका HCF 1 आना चाहिए। इसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा, इसी को एक और नाम है यमज। ये नाम आपको आ सकता है एग्जाम में, यमज अभाज्य संख्या, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या और यमज अभाज्य संख्या। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या हुआ? तो वैसा 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका डिफरेंस 2 हो उसको हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। यहां पर 3 और 5, इसका जो है डिफरेंस 2 है, यह जुड़वा अभाज्य संख्या है। 5 और 7, इसका डिफरेंस 2 है, इसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। 11 और 13, इसका डिफरेंस 2 है, इसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे और भी मिलेगा, तो हम 100 तक याद रखते हैं। कोई आपसे पूछेगा 1 से 100 तक
100 तक में जुड़वा अभाज्य संख्या कितना होता है, अभाज्य संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 होगा। सबसे छोटा जो पेयर होता है, जोड़ा होता है, वो 3 और 5 का। यहाँ तक अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम मिटाते हैं, फिर अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। इसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसी का एक और नाम है यौगिक संख्या। अगर इसका एक और नाम है संयुक्त संख्या। कहीं पर आपको ये तीनों नाम नहीं लिखा रहेगा। संयुक्त संख्या, कहीं पर एक नाम देगा भाज्य संख्या, कहीं पर यौगिक देगा, कहीं पर संयुक्त देगा। तो इंग्लिश में तो एक ही नाम है, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसका डिफिनेशन क्या है? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। 3 से ज़्यादा हो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम कहेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। इसका कहिएगा सबसे आप बोलेंगे इसका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, यानी कि भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा होता है 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होगा और इसका फैक्टर कम से कम 3 होना चाहिए। कम से कम शब्द यूज कर रहे हैं। कम से कम का मतलब होता है उतना तो पूरा होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है। लेकिन देखिए ये 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो ये इसमें कम से कम 3 फैक्टर है ना, इसको बोलेंगे ये सबसे छोटा भाज्य संख्या है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या तो 9 होगा। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आता है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या का डिफिनेशन होता है कि वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग अपने से अगर दुगुना हो जाएगा तो ऐसे संख्या को हम कहेंगे संपूर्ण संख्या। सबसे छोटा संपूर्ण संख्या कहेगा तो 6 होगा। सबसे छोटा यही है। इसका फैक्टर देखिएगा आप, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इसके सबको जोड़िए, सबको जोड़िएगा 1 + 2 + 3 + 6, सबको जोड़ते हैं तो 12 आता है। क्या इस नंबर से ये दुगुना नहीं है? दुगुना है, तो हम कहेंगे 6 जो है सबसे छोटा संपूर्ण संख्या। ये पूछ लेता है कि एक अंकों का सबसे छोटा संपूर्ण संख्या क्या होगा, तो बस 6 होगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछेगा 2 अंकों का संपूर्ण संख्या, अंकों का संपूर्ण संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 28 होगा। आप इसको चेक कर सकते हो। एक इसका फैक्टर हम लिख देते हैं 1, 2, 4, 7 और 14। एक एक करके इसको चेक करना पड़ता है। देखिए 7, 4, 11, 2, 3, 1, 14, 14 दूना 28, 28 हो गया। और एक डायरेक्ट जो होता है वो 28 होगा। 28 दूना 56, इससे दुगुना है। इस सबको जोड़ के आप देख लेंगे तो 2 अंकों का संपूर्ण संख्या कहेगा तो 28 होगा। अगर आपसे कभी पूछ ले कि 3 अंकों का संपूर्ण संख्या क्या होगा, तो 3 अंकों का संपूर्ण संख्या कहेगा तो मेरे भाई याद रखिएगा 496 होगा। इसका फैक्टर आप देख लीजिए करके, ये इसका इस संख्या से दुगुना हो जाएगा। 4 अंकों का पूछेगा तो 4 अंकों का संपूर्ण संख्या पूछेगा तो आप याद रखेंगे 81, 28 होता है।
संपूर्ण संख्या 81 28 होता है। इससे संपूर्ण संख्या से इसके बाद कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं। हम जितना संपूर्ण संख्या के बारे में है एक एक करके आपको हम बता दिए हैं, तो आप ये बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम सम और विषम को समझते हैं। इसके बाद हम आते हैं, अब पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है हम उसको समझते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है, पहले हम इसका डिफिनेशन समझते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाएगा उसको हम सम संख्या कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 होगा वह सम संख्या कहलाएगा। अगर यहाँ पर 7 6 8 9 6 5 4, तो सबसे पहले अगर कोई संख्या यहाँ पर लिख दिया है, इसको हम कैसे कहेंगे कि सम संख्या है कि नहीं? तो भाग दे के मत देखिए, आप डायरेक्ट इसके इकाई अंक को देखिए। इकाई अंक को देखिए, क्या ये 4 जो है 2 से कटता है? तो कट रहा है, यानी कट गया पूर्णतः, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि यह एक इवन नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? यानी कि आपको कभी भी कोई नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि सम संख्या क्या है, तो आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं। इसका जो है व्यापक रूप होता है 2 इंटू प्लस माइनस के। ये आप याद रखेंगे, इसका जनरल पर सामान्य रूप है, इसका सामान्य रूप। अब हम इसके बाद आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। ये विषम संख्या क्या है? तो बस सम का उल्टा है। वह संख्या जो 2 से नहीं कटेगा उसको हम विषम संख्या कहते हैं। यानी कि अगर आपको यहाँ पर 6 7 9 6 0 और 9 दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यह क्या ये विषम संख्या है, तो आप जो है इसके इकाई अंक को चेक कीजिए। 9 को लीजिए, यहाँ पे 2 से भाग लगाइए, क्या ये रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? तो हम कहेंगे यह ऑड नंबर है। यानी ये संख्या कैसा है? ऑड नंबर, विषम संख्या है। इसका जो रूप होता है 2k प्लस माइनस 1 होता है, इसका सामान्य रूप होता है। यानी k का मान जो है, k जो होगा नेचुरल नंबर होगा, कोई भी नंबर रख सकते हो, 1 2 3। जैसे आप देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे k का मान, यहाँ पर k बराबर आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 भी लीजिएगा तो देखिए 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, +1 प्लस माइनस 1। 1 भी सम संख्या है और -1 भी सम संख्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हम बताने वाले हैं एक बात, 1 जो होता है न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। 1 एक विषम संख्या है, इसको याद रखिएगा, नोट करके इसको लिख लीजिएगा। 1 एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अभाज्य है। यह जो 1 जो है एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? इसके बाद अब हम आते हैं, 2 बात यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। एक होता है योज्य प्रतिलोम और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या है, पहले इसको समझिए। योज्य प्रतिलोम, इसी को कहीं कहीं किताब में संयोगी प्रतिलोम भी लिखा रहता है, इसको याद रखिएगा। आप इसको समझ लीजिए क्या होता है संयोगी प्रतिलोम। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है? तो वैसा 2 नंबर जिनको जोड़ने पर योगफल 0 आ जाए, वह 2 नंबर जो है एक दूसरे का
योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। आप कहेंगे कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका ठीक उल्टा ही होगा, याद रखिएगा, -2 होगा, क्योंकि इसी दोनों को जोड़ने पर योगफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसको जोड़िएगा तो ये 0 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा है -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5 का, तो 5 होगा। इसको जोड़िए, -5 + 5 बराबर 0। इसको हम बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। इसके बाद आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो वैसा 2 नंबर जिसको गुना करने पर 1 प्राप्त होगा, उसको हम कहते हैं वैसे 2 नंबर को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे ये 5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे इसको गुना करना, सोचिए कौन ऐसा नंबर होगा, तो 1/5 ही हो सकता है, जिसको गुना करने पर ये क्या प्राप्त होगा, 1। इसको देखिए यहाँ पे, ये जो है 5 × 1/5, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसको हम बोलते हैं 1/5 और 1/5 को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए 3 का ये 1/3 रहेगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप इसका हो जाएगा 3। इसको जो है हम लिखेंगे 1/3 × 3 कट जाएगा, इसका आ गया 1। तो यह एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आइए इसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं 0 का योज्य तत्समक क्या होता है। 0 का योज्य तत्समक ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं योज्य तत्समक को, यहाँ पे यानी कि ये तत्समक जो है उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी तत्समक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए। अगर इसमें ये क्या होता है, किसी भी नंबर में कोई संख्या, मान लीजिए x है, इसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या ये बदल जाएगा मान कि वही मिलेगा, तो ये वही मिलेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफिनेशन होगा कोई भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं, अगर उसका मान अपरिवर्तित होता है, नहीं बदलता है, तो हम कहेंगे 0 उस संख्या का योज्य, 0 योज्य तत्समक है उस संख्या का। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं 1 का गुणात्मक तत्समक। ये 1 क्या है, तो 1 को किसी संख्या में आप गुना करेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे देखिए 1 को हम 5 से 5 में गुना करेंगे तो ये 5 ही रहेगा। 1 को अगर हम x में गुना करते हैं तो वो x ही रहेगा। 1 को -1 से -1 में गुना करेंगे तो ये वही -1 ही आएगा। तो यहाँ से हम एक डिफिनेशन क्या समझे, इसका डिफिनेशन यहाँ पर ये हो गया कि यदि कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पर अगर उसका मान नहीं बदलता है तो 1 उस संख्या का गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। मेरा ये पूरा प्रयास हम किए हैं कि एक एक बात को बताने का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।